हाँ, लाइव कर दो। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो समय हो चुका है मेरे मित्र 11:02 और जैसा कि आप सभी वाकिफ़ हैं इस बात से कि ये समय है आपके केमिस्ट्री की क्लास का, जो कि चलती है असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और एनटीपीसी की भर्ती के लिए। तो मेरे मित्र जुड़ जाएंगे आप सभी और शानदार से क्लास का शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ सूचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो सभी साथी एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, सभी लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को, उस सूचना को मैं आप तक पहुंचा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। बेहतरीन, सभी साथी धीरे धीरे कर कर जुड़ रहे हैं। मैसेज थोड़ा दिखाना। राजवीर जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो आप? प्रशांत सिंह, आजमगढ़ की धरती से प्रशांत सिंह का जय श्री राम। जय श्री राम प्रशांत जी, ईश्वर आपकी ऊर्जा हमेशा बनाए रखे। और पीयूष कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, 11 बज रहे हैं, दोपहर हो चुकी है ना। पुष्पेंद्र कुमार, रूपेंद्र कुमार जय भीम कह रहे हैं, बेहतरीन। और ममता वर्मा, गुड मॉर्निंग सर। अविनाश कुमार, खेत राम प्रजापत, साक्षी आर्या, अनिल कुमार, रवि कुमार, माखन पाल और प्रशांत सिंह, योगेश मेरे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हिमांशु कुमार, मंजीत पाल, जितेंद्र कुमार, गौरव उपाध्याय और सचिन मेरे दोस्त शानदार, सौरभ मिश्रा, काव्या, शशि, सगारिका, ये सभी साथी और भी जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का कोट कोट धन्यवाद। सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए चलती है। मेरे मित्र, सूचना ये है कि आप लोग बहुत दिन से ये फरमाइश कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी प्रैक्टिस सेट लाइए, प्रैक्टिस सेट लाइए, PYQ लाइए। तो मेरे भाई, आज शाम को 5 बजे, कितने बजे, समय और तारीख नोट कर लीजिए जितने भी मित्र देख रहे हैं। शाम को 5 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर आपके लिए RRB, ALP, टेक्नीशियन, NTPC और ग्रुप डी, इन सारे एग्ज़ामों का एनालिसिस और इन सारे एग्ज़ामों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे भाई वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं मेरे मित्र। ये सारे प्रश्न वही हैं। ये क्लास आपकी आज शाम को 5 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर होगी, तो सभी लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा। अच्छा, वहाँ पर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वास्तविकता में आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम को लेकर, और वास्तविकता में क्या कमियां रह रही हैं जिनमें आपको सुधार करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। और अगर आपने मेरे मित्र इस पायलट बैच में शुरुआत से सारी केमिस्ट्री की क्लासेस ली हैं, एक एक करके सारी क्लास को आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो क्वेश्चंस आप देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो 5 बजे ज़रूर जुड़िएगा, है ना। 5 बजे ज़रूर यूट्यूब क्लास पर जुड़िएगा। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट का एक बहुत शानदार सा आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हर प्रकार के लेवल होंगे उसमें। मैंने न्यूमेरिकल भी रखे हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के भी हैं, कुछ क्वेश्चन बायो के भी हैं, 90% क्वेश्चन केमिस्ट्री के रखे हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई। तो उस क्लास में आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन के नीचे एक चीज़ मेंशन होगी कि वो क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में आया है, किस डेट को आया है और कितनी शिफ्ट में आया है, कौन सी शिफ्ट में आया है। सोचिए कितना एनालिसिस करके आपके लिए वो प्रैक्टिस से डिज़ाइन किया गया होगा। आप खुद सोचिए, जिसमें ये तक मेंशन हो कि किस डेट को वो क्वेश्चन आया है, किस शिफ्ट में आया है और कौन से एग्ज़ाम में आया है। ये क्लास RRB, ALP, टेक्नीशियन और ग्रुप डी तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट में आज शाम को 5:30 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़रूरी से जुड़िएगा। ठीक है भैया।
कौन सा चैनल का नाम लिख लीजिए, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर जाके आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इवेंट मिल जाएगा ALP RRB NTPC ग्रुप डी साइंस। ठीक है, तो जाकर उसे लाइक कर देना और उस पर शाम को 5 बजे जरूर से जरूर जुड़ जाना। ठीक है भैया, और किसी को कोई भी समस्या है तो टेलीग्राम पे आप व्यक्तिगत रूप से मैसेज करें या आप टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज करें। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ समझ लो, इस बात का विशेष ध्यान रखा करो टेलीग्राम में ग्रुप में मैसेज करते वक्त कि आपको केवल एक मैसेज एक बार में करने के लिए मिलता है, अगला मैसेज 1 घंटे बाद आप कर पाओगे। तो हो सके जितना आप अपना डाउट लिखा करिए, हाय हेलो जय श्री राम, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके पास मैसेजों की कमी के कारण आप कम मैसेज कर सकते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट अपने डाउट के सॉल्व पूछिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? मैथ की क्लास 5:30 बजे है, आज के लिए ये क्लास की टाइमिंग है मेरे भाई, इसके बाद हम एडजस्ट करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, है ना, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे मित्र। और जैसा कि मैंने उस दिन आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन तक बता दिया था, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बता दिया था, और मंडे को सैटरडे को हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं मीटिंग में था। आज हम उसी के आगे से थोड़े से कॉन्सेप्ट को शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे मित्र समझते हैं मेरे भाई रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, यानी कि अपचायक क्रिया क्या होती है। हाँ, डेली होगी अमित भाई क्लास क्या होगी, डेली होगी, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें, PYQ की भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं मित्र, है ना, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्लास पे, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया तो मामला आपके हाथ से निकल सकता है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मुश्किल होगा। रिडक्शन रिएक्शन यानी कि इसको मेरे भाई क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे दोस्त, इसको कहेंगे हम अपचायक अभिक्रिया। इसको हम क्या कहेंगे, अपचायक अभिक्रिया, अपचायक अभिक्रिया। चलिए गुरुजी क्या होता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखो, अगर हम बात करें जैसा कि आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, यानी कि ऑक्सीकरण रिएक्शन में मेरे मित्र क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण रिएक्शन में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन की समृद्धि हो रही थी, यानी कि वृद्धि हो रही थी ऑक्सीजन की, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते थे। लेकिन अब हम अगर रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जहां पर ऑक्सीजन का लॉस होता है, जहां पर ऑक्सीजन का मेरे भाई क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि जहां पर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी मेरे मित्र, उसको क्या कहेंगे, अपचयन की अभिक्रिया कहेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी मेरे मित्र, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अपचयन कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, अपचयन कहेंगे। ठीक, चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वेयर इन विच reaction there is loss of oxygen, there is loss of oxygen। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अच्छा, साथ ही साथ में एक और अभिक्रिया का प्रकार आप समझ लो कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन के बारे में आपने पढ़ा कि यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें आपके ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो।
लेकिन अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, तो अपचायक अभिक्रिया वो है जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, यानी कि जिस अभिक्रिया में आप ऑक्सीजन का ह्रास कर रहे हो, ऑक्सीजन का नुकसान कर रहे हो, वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार मेरे मित्र, अगर हम रिडक्शन के बारे में बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करें, यानी कि जिसको हिंदी में रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है भैया, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, यानी कि एकमात्र अभिक्रिया में क्या होगा? एकमात्र अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा होगा और ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही होगी, दोनों बातें हो रही होंगी। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको मेरे मित्र क्या कहेंगे? हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि इसको हम सरल भाषा में लिख देते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है मेरे मित्र, यानी कि जहां पर ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं हो रही हों। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप अगर ध्यान देंगे तो अगर हम कैल्शियम एक कॉपर ऑक्साइड के साथ पानी का रिएक्शन कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या कराते हैं मेरे भाई? हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं, H2 की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास कॉपर के साथ साथ H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस अभिक्रिया को देख लो। रिडॉक्स की हिंदी मेरे भैया, जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं हो रही हो, वो क्या कहलाएगी? रिडॉक्स कहलाएगी, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। और रिडॉक्स को हिंदी में भी रिडॉक्स ही कहते हैं, इसका कोई विशिष्ट रूप से नाम नहीं दिया गया है। रिडॉक्स को हिंदी में भी रिडॉक्स ही कहते हैं। ठीक है भैया, साउंड चला गया ऐसी बात नहीं है, है ना? ठीक, अब जरा यहाँ पर देखो, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे मित्र? कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हमने हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराई तो हमें देखने को क्या मिला कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, वो कॉपर के साथ लगा हुआ ऑक्सीजन किसके साथ चला गया है मेरे भाई? हाइड्रोजन के साथ चला गया है। किसके साथ चला गया है? हाइड्रोजन के साथ चला गया, और इसने एक अणु किसका बना लिया? पानी का बना लिया। क्यों? क्योंकि H2O किसका मॉलिक्यूल है? किसका अणु है? पानी का अणु है। तो ये ऑक्सीजन जैसे कि हाइड्रोजन के साथ गया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है मेरे मित्र? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? चलिए अब देखिए, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, कॉपर ने उस ऑक्सीजन को अपने पास से खो दिया है, यानी कि कॉपर को एक ऑक्सीजन के अणु का नुकसान हुआ है, यानी कि कॉपर के साथ जो हुआ वो था अपचयन, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है भैया, ये जो कॉपर के साथ हुआ ना मेरे भाई, ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। आशा करता हूं कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है बात? यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लास रुक रही है क्या? देखिए, ठीक है मेरे भाई। हैप्पी सिंह बेवजह के कमेंट मत कीजिए, क्लास कुछ नहीं रुक रही है ना? प्रॉपर चल रही है क्लास। प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो इस तरीके से, है ना? पढ़ लो पहले अभी। चलिए, यहां तक क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिडक्शन रिएक्शन के बाद, रिडॉक्स रिएक्शन के बाद मेरे भाई एक चीज आप समझ लो, मैंने आपको वियोजन अभिक्रिया बताई थी, अगर आपको याद हो, है ना? वियोजन अभिक्रिया बताई थी, यानी कि जिसको हमने कहा था
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है मेरे भाई, याद करिए पिछली वाली ही क्लास में मैंने बताई थी, यानी कि जो क्लास हमने शुक्रवार को ली थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। स्लो स्पीड करो सर। चलिए, शुक्रवार की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक तत्व दो अलग अलग भागों में टूटता है। एक तत्व के साथ जब भी अभिक्रिया होती है, जब भी रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, वियोजन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन हम कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं मेरे मित्र, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कोई समस्या नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता था, इसमें एक तत्व अलग अलग टुकड़ों में टूटता था, एक तत्व अलग अलग टुकड़ों में टूटता था, अलग अलग टुकड़ों में टूटता था। ठीक, ये बात आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। यानी कि सिंगल एलिमेंट ब्रेक्स होता था डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो हमारे बात समझ में आ गई। अब गुरुजी क्या होता है, कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अच्छा, कोई एक तत्व अगर तीन टुकड़ों में टूट रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसके साथ कुछ ना कुछ अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है टॉपिक, कितने लोगों को नहीं आ रहा है, एक बार जरा कमेंट करके बता दो, है ना। जितने लोगों को समझ में आ रहा है यस टाइप कर दो, और जितनों को नहीं समझ में आ रहा है नो टाइप कर दो। ठीक है, लेकिन हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि आप समझने का प्रयास कर रहे हो, आप ध्यान से क्लास को सुन रहे हो, और तब ना समझ में आ रहा हो तब नो टाइप करना। ऐसा नहीं है कि आप सुन ही नहीं रहे हो, मोबाइल कहीं साइड में रखा हुआ है और आप घूम रहे हो, किसी से फ़ोन पे लगे हुए, तो ये सारा सिस्टम नहीं। जिसको समझ में आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट वो यस टाइप कर दें एक बार। ठीक है भैया, हाँ, मनीष प्रताप तिवारी जी को नहीं आएगा, हमको मालूम है। विनय यादव यस, ठीक, शेर सिंह को भी नहीं आया, और खेतराम प्रजापति को समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, अजय कुमार को भी समझ में आ रहा है, मीना जी को भी समझ में आ रहा है, प्रदीप जी को भी समझ में आ रहा है, अजय मल्लाहा को भी समझ में आ रहा है, विकास, लगभग सभी को समझ में आ रहा है। बेहतरीन है ना, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। दो बच्चे ऐसे थे जिनको दिक्कत हुई अभी तक, बाकी सबको समझ में आ रहा है। एक नीरज पासवान तीसरे आए हैं, मृत्युंजय यादव चौथे, 4 लोग ऐसे हैं, बाकी सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यस में कमेंट किया। तो मेरे भैया 4 लोग जो हो, आप इस चीज का विशेष ध्यान दो कि आप ध्यान से सुनो क्लास को, तब समझ में आएगी। ये केमिस्ट्री है मेरे दोस्त, है ना, ये केमिस्ट्री है। आप ABCD या 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ रहे हो कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। केमिस्ट्री यानी कि आपको समझना पड़ेगा, आप फोकस करोगे तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। इस चीज को समझो मेरे भाई। अगर इतने बच्चों को समझ में आ रहा है तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे जा रहे हो, आप कंपटीशन में कई गुना पीछे जा रहे हो। इस चीज का एहसास करिए आप। ठीक है भैया, इस चीज का एहसास करिए। अगर 100 में से 90 लोगों को समझ में आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 90 लोग नौकरी के लिए आपसे आगे खड़े हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए ध्यान दो। अब देखो, ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है, इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक तत्व अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक, अच्छा, इसके मुख्यतः 3 कारण है। पहला कारण तो मेरे भाई ये है कि अगर हम देखें तो ये वियोजन अभिक्रिया जो होगी मेरे भाई, ये थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से होगी, यानी कि ऊष्मा की वजह से ये अलग अलग टुकड़ों में टूटेगी। पहला क्या, कौन सा कारण है, ऊष्मा। जब किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा प्रदान की जाएगी तो उसके जो तत्व होंगे वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएंगे, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है मेरे भाई इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन।
इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है भैया, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यानी कि विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है गुरुजी, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, आपको नाम से ही लग रहा है कि विद्युत वियोजन। ठीक है मेरे भाई, विद्युत वियोजन क्या है मेरे भाई, विद्युत वियोजन ये है कि जब किसी भी अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या किया जाता है, जब किसी भी अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मेरे मित्र उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके जो अभिकरण होते हैं वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो, आपने डेड बॉडी देखी होगी, मृत शरीर कभी न कभी तो देखा ही होगा। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि मृत शरीर क्या होता है, बॉडी को जब जलाया जाता है, एक तो प्रक्रिया हो गई जिसमें आग लगाई जाती है, ठीक है मेरे भाई, और दूसरी अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया ये है कि उसको हम क्या करते हैं, एक ट्रे पर रखते हैं जहां पर विद्युत शवदाह केंद्र होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल शमशान घाट होते हैं वहां पर क्या किया जाता है कि बॉडी को रखा जाता है एक प्लेट में, और वो बॉडी अंदर जाती है, अंदर जाकर वो अग्नि उत्पन्न होती है। किसके कारण, जैसे ही उसमें करंट पहुंचता है वैसे ही बॉडी जलने लगती है, थोड़ी देर में राख बन जाती है। वैसे ही शरीर थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है मेरे मित्र, राख हो जाता है। इसका कारण क्या था, अब जरा सोचो, अगर उस विद्युत शवदाह केंद्र में यानी कि जो इलेक्ट्रिकल शमशान घाट था वहाँ पे विद्युत ऊर्जा नहीं होती, यानी कि करंट नहीं होती, तो क्या उस शरीर को जलाया जा सकता था, नहीं जलाया जा सकता था। यानी कि जैसे ही उस शरीर में विद्युत प्रवाह हुआ, यानी कि जैसे ही उस शरीर को करंट मिला वो टुकड़ों में बट गया और वो एक राख में बदल गया, पूरी रिएक्शन ही चेंज हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। एक तो उदाहरण ये था। दूसरा, अगर हम देखें तो आपने पानी जरूर देखा होगा, पानी पीते भी होंगे, तो पानी का एक अणु किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है मेरे भाई, पानी का एक अणु किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम देखें तो जब पानी के एक अणु के साथ विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला विद्युत वियोजन किस प्रकार से होता है, तीसरा वाला विद्युत वियोजन होता है सूर्य के प्रकाश के कारण। किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में होता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश किसी भी अभिक्रिया में पड़ता है तो वो किसमें विखंडित हो जाते हैं, वो विखंडित हो जाते हैं मेरे मित्र अलग अलग उत्पादों में। क्या कारण है, जैसे सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस यानी कि प्रकाश अपघटन। ठीक है भैया, प्रकाश अपघटन। ठीक है मेरे मित्र, चलिए उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझ लेते हैं। सिद्धार्थ मेहत्रा जी कह रहे हैं सर सूत्र नहीं समझ में आ रहा। मेरे भाई सूत्र के लिए आप दोबारा से क्लास देखना, और इतना कोई कठिन सूत्र नहीं है ना, कोई कठिन सूत्र नहीं है, और एक बार क्लास को रिपीट में देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, बिल्कुल आपके सवाल का निदान किया जाएगा, है ना मेरे भाई। एक बार देखिएगा, वैसे बहुत आसान चीज़ें हैं यार, इसको आसान मान के पढ़ोगे तब ये आएगी। अगर पहले से ही आप दिमाग में बैठाल रहे हो कि नहीं आसान नहीं है तो मेरे मित्र नहीं आएगी ये चीज़ें, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझो आप। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ऊष्मीय वियोजन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। ठीक, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कह देंगे, इंग्लिश में क्या कह देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है भैया, कोई समस्या? ठीक है, चलिए
अगर हम बात करें तो मेरे मित्र ये कहता क्या है, ये सीधी सीधी एक बात कहता है कि जब ऊष्मा के प्रभाव के कारण, किसके कारण, ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण वियोजन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, वियोजन हो रहा हो। वियोजन को आप क्या जानते हो कि किसी एक तत्व का अलग अलग तत्वों में टूटना, किसी एक तत्व का अलग अलग तत्वों में टूटना क्या कहलाएगा, वियोजन कहलाएगा। ऊष्मा के कारण वियोजन हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। यानी कि ड्यू टू हीट डिकम्पोजिशन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लेंगे। ठीक, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर उदाहरण लूँ तो उदाहरण बहुत ध्यान से देखिएगा। उदाहरण क्या कहता है, एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के रूप में विखंडित हो जाता है। ठीक है भैया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है मेरे मित्र, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, जब कैल्शियम कार्बोनेट में हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, यानी कि ऊष्मा प्रोवाइड की, ऊष्मा इसको दी, तो ये किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा। किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा। और इसने साथ में क्या किया, इसने साथ में मेरे मित्र CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दिए। ठीक है मेरे भाई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्युत वियोजन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में, डिकम्पोजिशन के बारे में, यानी कि जिसको मेरे भाई विद्युत अपघटन भी कहा जाता है, यानी कि विद्युत वियोजन भी कहा जाता है, विद्युत वियोजन भी कहते हैं हम। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं इसमें। क्या होता है विद्युत वियोजन, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिएगा। अगर मेरे भाई हम विद्युत वियोजन के बारे में बात करें तो विद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत वियोजन देखो, एक मित्र पूछ रहे हैं लेसन नाम क्या है। अरे भाई तुम तो पूरी रामायण खत्म होने के बाद ये पूछ रहे हो कि भगवान राम कौन थे, है ना। इसीलिए कहते हैं रोज पढ़ा करो, है ना, नहीं तो पेपर में भी यही सोचोगे कि ये प्रश्न आया कहाँ से, कहीं ये किसी और विषय से तो नहीं पूछ लिया, ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति पूछ ली हो प्रश्न में। ठीक, ठीक है भैया। कुलदीप कुमार कह रहे हैं पहले तो सर समीकरण इन हिंदी में सिखाओ बनानी। मेरे भाई समीकरण हिंदी में ही है। अब इस समीकरण में आप देख रहे होंगे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब ऊष्मा प्रवाहित की गई तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ CO2 गैस रिलीज हो गई। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर हमने, अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखते या हिंदी में लिखते तो हम क्या लिखते, कैल्शियम कार्बोनेट में जब ऊष्मा प्रवाहित की गई तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा और CO2 गैस बाहर निकल गई। ये भैया समीकरण ही है, ऐसे ही समीकरण बनते हैं। ठीक, समीकरण के लिए सबसे पहले तो आपको जो भी पदार्थ हैं उनके रासायनिक चिन्ह पता होने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारिणी साथ में लेकर बैठा करो। ठीक है भैया, आवर्त सारिणी साथ में लेकर बैठोगे तो बिल्कुल समीकरण हिंदी में सीख जाओगे। ठीक, चलिए अगर हम बात करें विद्युत वियोजन के बारे में तो विद्युत वियोजन यानी कि ड्यू टू करंट प्रोडक्ट सिंगल reactant is broken into product
प्रोडक्ट्स। ठीक है भैया, देखो विद्युत धारा के प्रवाह पर, विद्युत धारा के प्रवाह पर क्या होता है, एक तत्व कई तत्वों में टूट जाता है। एक तत्व किस में टूटता है, कई तत्वों में, कई उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है भैया, विद्युत धारा के प्रवाह पर एक तत्व कई उत्पादों में टूट जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे भाई पानी का, यानी कि 2H2O। ठीक है, 2H2O यानी कि पानी के बूंदों के साथ जब विद्युत धारा का प्रवाह किया गया, यानी कि जब इसमें धारा प्रवाहित की गई, यानी कि करंट, धारा प्रवाहित की गई, तो मेरे मित्र ये किस में टूटा, ये टूटा मेरे भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है भैया, ये किस में टूटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में। ठीक है मेरे भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है सर, समीकरण की फुल फॉर्म की बुक कौन सी लानी? देखो यार कुलदीप भाई, समीकरण के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती। समीकरण के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि समीकरण के लिए आपको आवर्त सारिणी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको आवर्त सारिणी नहीं आती तो आप जीवन में समीकरण नहीं बना सकते। आप इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि 118 तत्व हैं और हर एक तत्व अभिक्रिया करता है, तो किसके साथ कौन सी समीकरण बनेगी, इस चीज़ का अंदाजा आपको तभी होगा जब आपको सारे तत्वों के रासायनिक चिन्ह पता होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आवर्त सारिणी लेकर बैठो, उसको रटो मत। मैं ये नहीं कह रहा कि रटो आवर्त सारिणी को। आवर्त सारिणी को जब भी केमिस्ट्री की क्लास बैठो देखने के लिए, तो आवर्त सारिणी जरूर साइड में खोल लो, है ना। कौन सा एलिमेंट, उसका रासायनिक चिन्ह क्या है, उसकी परमाणु क्रमांक क्या है, उसके द्रव्यमान संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बाद मेरे भाई बात आती है फोटोलाइसिस की। फोटोलाइसिस की ये पढ़ने का सही तरीका होता है, अगर आपको वास्तविकता में केमिस्ट्री सीखनी है ना, तो ये है प्रकाश अपघटन, यानी कि मेरे भाई जब सूर्य की रोशनी के कारण, ध्यान से सुनना एक एक चीज को, केमिस्ट्री की क्लास को सुना बहुत ध्यान से करो, लिखने के चक्कर में मत पड़ा करो, ध्यान से सुनो केमिस्ट्री की क्लास को, बस बहुत अच्छे से आ जाएगी आपको केमिस्ट्री, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पर ईमानदारी से सुनो उसको बस, और कुछ नहीं। ठीक है भैया, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होगा, एक तत्व जो होगा मेरे मित्र, एक तत्व किस में टूट जाएगा, कई उत्पादों में टूट जाएगा। एक तत्व किस में टूट जाएगा, कई उत्पादों में टूट जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश अपक्रिया कहेंगे, यानी कि प्रकाश अपघटन कहेंगे। अगर हम इसको अंग्रेजी में लिख दें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू सोलर लाइट reactant is broken into many products, ठीक है भैया, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक। एग्जाम्पल के लिए हम क्या एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण भी देखना बहुत शानदार मिलेगा इसका। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 2AgBr, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। अब जरा देखो, अगर आपको सिल्वर और ब्रोमाइड का रासायनिक चिन्ह नहीं मालूम होगा तो आप कैसे इसका अध्ययन कर पाओगे ना मेरे भाई। AgBr, जब इसके साथ क्या होगा, इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे मित्र, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। ठीक, तो ये किस में टूट जाएगी, ये टूट जाएगी 2Ag + Br2। ठीक है भैया, ये किस में टूट जाएगी, सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग तत्वों में टूट जाएगी, जिसमें ब्रोमाइड क्या होगी, गैस होगी मेरे मित्र।
ब्रोमाइड क्या होगी? गैस होगी। और इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश अभिक्रिया कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा AGBR यानी कि पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, है ना। टीवी कैसी आती थी? ब्लैक एंड वाइट टीवी आएगी। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी में क्या होता था? जो पिक्चर ट्यूब होती थी ना टीवी के अंदर, पिक्चर ट्यूब नाम सुना होगा कभी। तो वो पिक्चर ट्यूब किसकी बनती थी? वो पिक्चर ट्यूब बनती थी मेरे भाई इसी सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक। और ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचने के लिए आपने कभी ना कभी आपके घर में जो दादा परदादा होंगे उनकी जो फोटो होगी वो कलरफुल नहीं होगी, वो ब्लैक एंड वाइट होगी, यानी कि काली और सफ़ेद रंग से बनी होगी बस। तो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक कॉन्सेप्ट उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना? कोई समस्या? ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके लिए? बात करेंगे मेरे मित्र रेंसिडिटी के लिए। किसके लिए बात करेंगे? रेंसिडिटी, यानी कि जिसको विकृत गंधिता भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, रेंसिडिटी। देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में मेरे मित्र विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या होती है ये विकृत गंधिता? ठीक है, इसका बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा क्योंकि ये पेपर में रेलवे ALP में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रिंकू, है ना, आप किताब जरूर खोल लीजिए आप अपने साथ में, ठीक है ना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे भाई बहुत ध्यान से आप ध्यान देखिए किताब में है क्या। अगर कोई वैलेंसी इधर उधर हो रही है तो उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि एक मिस्टेक से, एक हल्की सी भी मिस्टेक से आपका प्रोडक्ट ही बदल जाएगा। ठीक है भैया। रिंकू जी इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए अगर मेरे को रिएक्शन करानी है पानी की H2O की, लेकिन अगर मैं गलती से H2O2 लिख दूं तो ये क्या पानी रहेगा? ये बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और ऐसे 118 तत्व हैं, ठीक। इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक। और जो भी कॉन्सेप्ट छूटेगा तो आप हमें बता भी सकते हैं। अगर आपने किताब रखी है सामने तो किताब लेकर बैठा करो अगर संभव हो सके तो, ठीक है मेरे भाई। सर जी ठीक, हाँ चलिए। रेंसिडिटी किसे कहेंगे मेरे भाई? अगर हम रेंसिडिटी देखें तो आपने देखा होगा कि गुरुजी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको अगर हम बहुत दिन तक खुला छोड़ देते हैं, जैसे आपने कोई भी खाने पीने की चीज़ लाए बाजार से और उसको 2 दिन तक ऐसे ही रख दिया तो वो क्या हो जाती है? सड़ जाती है, यानी कि खराब हो जाती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? ये विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी की वजह से होता है। इसमें मुख्य कारण क्या होता है? ध्यान से देखिए कि जैसे अगर हम बात करूं कि ऑयल एंड फैट्स, ऑयल्स एंड फैट्स are decomposed due to left over for a long period of time, left over for a long time, for a time, सीधा लिख दो यार। अगर हम देखें तो तेल और वसा से निर्मित चीजें, क्या है भैया? तेल और वसा से निर्मित चीजें जो होती हैं, वसा से निर्मित चीजें जो होती हैं, निर्मित वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं वो कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं, कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है विकृत गंधिता है।
क्यों, ऐसा क्यों है मेरे मित्र, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। क्योंकि जब तेल और वसा की चीज़ें ऑक्सीजन के प्रभाव में आती हैं, यानी कि वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन जब उसके संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन उसको सड़ाना शुरू करती है, ऑक्सीजन उसको सड़ाना शुरू करती है और उनका स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाती हैं। क्या बदल जाती है मेरे भाई? स्वाद और गंध। ठीक है भैया, यानी कि स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाती हैं, गंध खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक, कब ऐसा कब होता है? जब कोई भी तेल और वसा की चीज, यानी कि जिसमें फैट हो और जिसमें ऑयल हो, उसे खुले में छोड़ दिया जाए और वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए। उदाहरण के तौर पर आप सब्जी बना के रख दो, सब्जी को एक दिन बना के रखोगे चलेगी, दूसरे दिन गर्मी में बहुत जल्दी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में वातावरण में कई वाष्प की बूंदें मौजूद होती हैं, और वाष्प जैसा कि पानी की वाष्प होगी तो उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होगी, और जब वो वाष्प उस सब्जी के साथ अभिक्रिया करेगी तो मेरे मित्र वो क्या कर देगी? उस सब्जी को खराब कर देगी। ठीक है भैया, उसे क्या कर देगी? खराब कर देगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी के लिए यही एक कारण है कि जो आप कुरकुरे और अंकल चिप्स खाते हो, कुरकुरे और अंकल चिप्स जो खाते हो मेरे भाई, कुरकुरे और अंकल चिप्स जो भी आप खाते हो, इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? इसीलिए चिप्स के पैकेटों में, इसीलिए चिप्स के पैकेटों में क्या भरा जाता है? पैकेटों में नाइट्रोजन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक, जो फूले हुए होते हैं ना, ये चिप्स के पैकेट जो फूले हुए होते हैं ना, हवा जिसको कहते हो, हवा ही भरी है इसमें। 5 रुपए के चिप्स के पैकेट में या 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में क्या भरी है? केवल हवा भरी है। तो वो हवा नहीं, वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ समझ लो, ये नाइट्रोजन गैस जो है ये इतनी नुकसानदायक है कि आपके शरीर के अंदर जो आंतें हैं, जो इंटेस्टाइन है, जो लीवर है, जो किडनी है, इनको काट देती है। ठीक है, जैसे आप शीशा पी लो, शीशा क्या है? शीशा जैसे जैसे कांच आपके अंदर जाएगा तो ये आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा। यदि अधिक मात्रा में आपने इस नाइट्रोजन का उपयोग किया या चिप्स वगैरह का बहुत ज़्यादा सेवन किया तो बहुत जल्दी ही आपकी किडनी और आपका लीवर आपका साथ छोड़ देगा। यहाँ तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारी भी होने के पूरी संभावना होती है, जो बाहर के खाद्य पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो लोग उसका अधिक सेवन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? ठीक है मेरे भाई, ठीक, कोई समस्या यहाँ पर? अच्छा, योगेश जी पूछ रहे हैं, गुरुजी अगर फ्रिज में रख दें तो खराब क्यों नहीं होता है, इसका रीजन बताओ। देखो, अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर देखो शर्त क्या है कि कोई भी खाने पीने की चीज ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। किसके संपर्क में नहीं आनी चाहिए? ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। योगेश ध्यान से सुनिए, जब आप फ्रिज में रखते हो किसी खाने पीने की चीज को, तो फ्रिज में क्या होता है मेरे भाई? CFC होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस AC में भी पाई जाती है, एयर कंडीशन में भी ये गैस पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। तो जब हम इस खाने की चीज़ों को कहाँ पर रखेंगे? फ्रिज में रखेंगे, तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो CFC के साथ होगी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ होगी, ना कि ऑक्सीजन के साथ होगी। चीज़ खराब कब होगी? जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। और फ्रिज में तो कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उम्मीद करता हूँ योगेश जी आपको आपका उत्तर मिल गया होगा, समझ में आया? ठीक है भैया योगेश, इसलिए फ्रिज में रखने से चीज़ें खराब नहीं होती, लेकिन उसका भी एक समय है, एक अंतराल है। ऐसा नहीं कि आप फ्रिज में 1 साल तक रख दोगे तो वो खराब नहीं होगी, या तो फिर उसी हिसाब से टेम्परेचर आप मेंटेन करो। क्लियर हो गई बात? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैट्स, ऑयल्स
प्लस ऑक्सीजन लेड टू डिकम्पोजिशन। ठीक है भैया, है ना। इसकी कोई एक विशेष समीकरण नहीं होती है जो आपको बता दी जाए। ठीक है मेरे भाई, इसका मेन चीज ये है, इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखो, ऑक्सीजन के संपर्क में आना यानी कि सीधी सी बात है, ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीजन का लाभ लेना, ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होना। तभी कोई चीज़ ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रेंसिडिटी है, जो विकृत गंधिता है, तो इसमें फैट्स और ऑयल्स यानी कि तेल और वसा की चीज़ों में क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन होता है। याद रखना एक एक पॉइंट, ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारा पॉइंट, अगर आपने ध्यान से सुना है वास्तविकता में ईमानदारी के साथ, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, अगर आपने सुना है तो, अगर आपने सुना ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो जीवन में नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। एक बच्चा मेरे भाई कल कमेंट कर रहा था टेलीग्राम पे, मुझे नहीं आती केमिस्ट्री, पता नहीं कैसे समझाते हैं। तो मैंने उस बच्चे को मैसेज किया कि मेरे भाई केमिस्ट्री नहीं आती है कि और सारे सब्जेक्ट भी नहीं आते? बोला कि सारे सब्जेक्ट समझ में आते हैं, स्पेशली फिजिक्स तो बहुत अच्छी समझ में आती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ कि अगर कोई पथ वृत्ताकार, कोई वृत्ताकार दिशा में कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है वृत्ताकार पथ में, तो उसमें त्वरण और वेग के बीच में कोण का निर्माण कितना होगा? और ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में रिपीटेड है। तो वो बच्चा कह रहा था कि गुरुजी इतना डीप नहीं आता है ना भैया, कहता है कि इतना गहराई में नहीं आता है। मैंने कहा मेरे भाई तुझे फिजिक्स भी नहीं आती, केमिस्ट्री भी नहीं आती, तुझे कुल मिला के कुछ नहीं आता, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। सिलेक्शन वो ले जाएगा मेरे भाई जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि हमको वास्तविकता में मेहनत करनी है ना। आप अपनी चीज़ों को समझो, अपनी कमियों को समझो। आप दूसरे के ऊपर ब्लेम डालोगे तो यकीन मान लो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और जब आपका समय खराब होगा, जब आप सिलेक्शन से बाहर हो चुके होंगे, तब आपके साथ में कोई नहीं खड़ा होगा, ना तो आपका परिवार, ना तो आपके रिश्तेदार, ना तो आपके दोस्त, और ना ही ये सरकार, गवर्नमेंट, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए या आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो। क्योंकि ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई कि आगे आने वाला समय कितना खतरनाक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भैया, और ये इस टॉपिक का लास्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हमारी रासायनिक अभिक्रिया समाप्त होती है। इसके बाद हम कल जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल सेल पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? चलिए अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया दर कहेंगे, अभिक्रिया दर कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई समस्या ही नहीं है, हमको कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर क्या होता है अभिक्रिया दर? देखो सबसे पहली चीज, अभिक्रिया दर किस पर निर्भर करती है? जितने ज़्यादा आपके अभिकारक होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा तत्व होंगे मेरे भाई, जितने ज़्यादा तत्व होंगे उतना ही ज़्यादा तेज रिएक्शन होगी। अभिक्रिया दर है क्या? यानी कि अभिक्रिया कितनी तेज है, कितनी तेज है और कितनी धीरे है, और कितनी धीरे है। ठीक है भैया, इसी को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया दर कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को अभिक्रिया दर कहेंगे। यानी कि रिएक्शन इज फास्ट और स्लो, फास्ट और स्लो, इसी को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया दर कहेंगे मेरे भाई। ये मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। एक चीज समझिएगा, पहला, जितने ज़्यादा तत्व होंगे, जितने ज़्यादा
तत्व होंगे अभिक्रिया उतनी तेज होगी, अभिक्रिया उतनी तेज होगी। ठीक है भैया, उतनी तेज होगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, उतनी तेज होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या लिख सकते हैं हम मेरे मित्र, लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि जितने ज़्यादा तत्व होंगे, ठीक है भैया, जैसे एक छोटा सा एक चुटकी नमक डालोगे तो बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगा, है ना, एक चुटकी नमक डालोगे तो घुल जाएगा, लेकिन आप पूरा एक बोरा डाल दोगे पानी में तो वो और जल्दी घुलेगा। यानी कि जितने ज़्यादा आप नमक डालोगे मेरे मित्र, उतना ज़्यादा नमक तेजी के साथ घुलेगा, और जितना कम नमक डालोगे उतना धीरे धीरे घुलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, जितने ज़्यादा तत्व होंगे उतनी ज़्यादा अभिक्रिया तेज होगी। इसे हम कहते हैं विलयन की सांद्रता, इसे हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। ठीक है मेरे भाई, क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ विलयन की अभिकारकों की सांद्रता कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मामला आता है दूसरा, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेज हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा आप ताप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया तेज हो जाएगी। तो लिख लेते हैं हम कि जैसे ताप बढ़ेगा, जैसे भैया क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, वैसे अभिक्रिया भी तेज होगी। वैसे क्या हो जाएगी, अभिक्रिया तेज हो जाएगी। ठीक है भैया, अभिक्रिया तेज हो जाएगी। ठीक, ऐसा क्यों होगा गुरुजी? ऐसा इसलिए होगा कि जब किसी चीज को आप ताप बढ़ाओगे, जब ऊष्मा दोगे, तो उसके कणों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, और गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि एज टेम्परेचर increases, rate of reaction also increases। ठीक है भाई, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा मेरे भाई? लास्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया वैसे वैसे अभिक्रिया बढ़ी। लास्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप अभिकारकों का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, क्या करोगे, अभिकारकों का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो भी अभिक्रिया तेज हो जाएगी। अभिकारकों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया तेज हो जाएगी। ठीक है भैया, क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अभिक्रिया तेज हो जाएगी। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे तेज होगी गुरुजी, हमको ये बताओ। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिएक्टेंट्स का जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्टेंट्स का जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा मेरे भाई, रिएक्शन तेज हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। कैसे होगी गुरुजी, हमको एक बात बताओ। देखो एक चीज समझो, चीनी आपने देखी है, अगर हम चीनी के एक टुकड़े को डालें, चीनी को दरदरे रूप में डालें, एक टुकड़े में डालें, तो क्या होगा, मान लो चीनी का ये क्षेत्रफल है, एक चीनी के टुकड़े का ये क्षेत्रफल है, इसको हम पानी में डालेंगे, कहाँ पर रखेंगे, पानी में जब रखेंगे तो ये देर में खुलेगी, ये देर में खुलेगी। लेकिन अगर पिसी हुई चीनी को हम पानी में डाल दें, पिसी हुई इतना ही ग्राम, ये 10 ग्राम का एक टुकड़ा है मान लो, ठीक, अगर 10 ग्राम हम चीनी का पाउडर ले लें, क्या ले लें, चीनी का
पाउडर ले लें, ठीक है भैया, और उसको अगर हम रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो पूरी सतह पर फैल जाएगा, यानी कि पाउडर का क्षेत्रफल अधिक होगा। और पाउडर का क्षेत्रफल जब अधिक होगा तो बताओ चीनी जल्दी घुलेगी या चीनी का पाउडर? चीनी का पाउडर जल्दी घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, क्योंकि क्षेत्रफल भैया क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ठीक है बाबू, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल मेरे मित्र हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, और नया टॉपिक, ये नया टॉपिक ही है इलेक्ट्रिक सेल, जिसको हम विद्युत सेल भी कहते हैं। ठीक है भैया, क्या कहेंगे हम? विद्युत सेल भी कहेंगे। और साथ में ये छोटा सा टॉपिक है, ये कल ही ख़त्म हो जाएगा। और साथ में इसके साथ में हम शुरुआत करेंगे किसकी? इसके साथ में हम आवर्त सारिणी भी पढ़ेंगे। कल हम 2 टॉपिक शुरू करेंगे अपनी क्लास में। और एक चीज़ समझ लीजिए, आपके केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है और ये मुश्किल से 10 या 15 दिन में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, 10 या 15 दिन में समाप्त हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट याद रखिए, शाम को 5 बजे है प्रैक्टिस सेट, 5 बजे है, 5 PM पर। किस चैनल पर? रोजगार विद अंकित चैनल पर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर पहुँच जाना शाम को 5 बजे। एक सिलेक्टेड क्वेश्चन जो रेलवे ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी में आए हैं वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रोजगार विद अंकित चैनल पर। और पहुँच क्या जाना, पहुँच जाओ, अभी इवेंट लगा होगा, RRB लिखा होगा उसमें, RRB ALP लिखा होगा, NTPC लिखा होगा, उसको जाकर अभी लाइक कर दो, जाके लाइक कर दो। मुलाकात होगी मेरे भाई शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस के साथ। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बने रहिए और अपनी मदद स्वयं कीजिए, अपनी सहायता स्वयं कीजिए। ठीक है मेरे भाई, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बात को याद रखिएगा, आपके पक्ष में, आपके साथ कोई भी, आपके सगे संबंधी भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट में रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद।